आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बुलेटिन के लखनऊ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने शुरुआत की है राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजन। लौह पुरुष को सीएम योगी का नमन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लौह पुरुष को सीएम योगी का नमन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन जो है वो किया गया है। सीएम योगी ने इसकी शुरुआत रन फॉर यूनिटी की है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज इस रन फॉर यूनिटी का आयोजन, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रन फॉर यूनिटी का ये भव्य आयोजन जो है वो यहां पर किया गया। हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया रन फॉर यूनिटी आयोजन के दौरान। की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ में इस कार्यक्रम का, भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लौह पुरुष को सीएम योगी ने नमन किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का ये भव्य आयोजन आज देश में कई राज्यों में जगह जगह पर किया जा रहा है। वहीं लखनऊ में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर इसका आयोजन जो है वो किया गया। लौह पुरुष को सीएम योगी का नमन, और इसी के तहत आपको बता दें कि रन फॉर यूनिटी का आयोजन। शादी के बाद भले ही कुछ लोगों ने, कुछ सरकारों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का विस्मरण करने का प्रयास किया हो, लेकिन हम सब आभारी हैं कि वर्तमान भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल को वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, पिछले 8-8.5 वर्षों के अंदर पूरा देश उसे देख रहा है, और उन्हीं सपनों को साकार करने की दिशा से आज अनेक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आयोजित हो रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर सभी 600 से अधिक जनपदों के अंदर आयोजित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सभी 75 जनपदों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि खेलकूद और संस्कृति विभाग ने लखनऊ में भी यहां 5 कालिदास से और केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक इस राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया है। तो हमारे मन में भारत माता का वो चित्र उकरता है। आज जिस स्थिति में हम भारत को देख रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। हम कह सकते हैं आजादी के बाद भारत को जिन परिस्थितियों में छोटे छोटे राजाओं को बरगला करके तोड़ने का कुत्सित प्रयास हुआ था, उस कुत्सित प्रयास को नाकाम करने में यदि किसी की सबसे बड़ी भूमिका थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। हम ऐसे महापुरुष को, लौह पुरुष को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सोच को आगे बढ़ाने का काम पूरे देश के पैमाने पर हो रहा है। दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर इस भव्य मैराथन का आयोजन जो है किया गया। लौह पुरुष को नमन, और अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा कार्यक्रम रहा। प्रतिमा पर माल्यार्पण मुख्यमंत्री ने किया, उसके बाद लौह पुरुष को नमन किया गया, शपथ यहां पर ली गई। उसके बाद रन फॉर यूनिटी के तहत हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी में जो लोगों ने भाग इसमें लिया उन्होंने वो आगे बढ़े। और फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी दिखा रहे हैं। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन, जिसे हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लौह पुरुष की जयंती के मौके पर यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आ रही है, गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम योगी मोर्चा संभालेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर आ रही है, 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए यहां पर वोटिंग होनी है,
और उससे पहले चुनावी प्रचार प्रसार गोला गोकर्णनाथ सीट पर यह उपचुनाव होना है और आज सीएम योगी यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार का मोर्चा संभालेंगे। जनसभा को संबोधित आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, 3 तारीख को वोटिंग होनी है सीट पर और आज सीएम योगी मोर्चा संभालेंगे। राजेश शुक्ला संवाददाता लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे जानकारी के साथ। राजेश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ पहुंच रहे हैं, उपचुनाव को लेकर पूरा चुनावी जो जिम्मा है वो संभालेंगे, रैली को संबोधित करेंगे, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? बिल्कुल अंजलि, बताना विधानसभा जो विधायक की जीवन के बाद उसके 3 तारीख को उपचुनाव है, जिसको लेकर भाजपा ने पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। परसों केशव प्रसाद मौर्य, कल ब्रजेश पाठक और आज खुद सीएम गोला पहुंच रहे हैं। करीब 50,000 लोगों की भीड़ को संबोधित करने का जो ग्राउंड बनाया गया है उसमें करीब 20,000 कुर्सियां डाली गई हैं। ये उपचुनाव भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे अन्य किसी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, केवल सपा का ही प्रत्याशी 2 से 2 चुनाव है। और विनय तिवारी की अगर बात करते हैं तो वो भी इस समय से सशक्त प्रत्याशी माने जा रहे हैं सपा की तरफ से। जी। आज मुख्यमंत्री देखते हैं कि क्या योजनाएं और क्या लाभ गोलावासियों को देते हैं। जबकि मुख्यमंत्री तो पहले दौरे पे आए थे गोला में, तो उन्होंने गोला को भी गोला जो मंदिर है उसको काशी विश्वनाथ की तर्ज पर गोला कॉरिडोर का निर्माण के लिए बात कही थी। अब आगे वाले देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री अपनी बात से खड़े उतरते हैं या उस बात को पुनः दोहराते हैं। जी राजेश, क्योंकि जाहिर तौर पर आपने बताया कि यहाँ पर सपा का ही एक उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतरा है और बाकी किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारा है, जाहिर तौर पर काफी दिलचस्प ये आमना सामना जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। कितने बजे आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं? अभी उनका क्या कुछ कार्यक्रम विशेष तौर पर रहेगा और कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा? कार्यकर्ताओं में कितना? 12 बजे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहुंचने का है और करीब 1:30 बजे के करीब वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा स्तर से भीड़ जितनी शुरू हो गई है, करीब 20,000 कुर्सियां डलवाई गई हैं और 50-30,000 और लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। करीब 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए राजेंद्र बाबू स्टेडियम में। आगे अब पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। डीएम और एसपी महोदय ने खुद अपने आप मोर्चा संभाला हुआ है सुरक्षा व्यवस्था का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं तो योगी सरकार का अहम फैसला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीमावर्ती जिलों के विकास पर कदम। तो सीमावर्ती जिलों के विकास पर कदम आपको बता दें कि ब्रांड के तौर पर विकसित होंगे जिले। प्रशासन से सीएम योगी ने ब्यौरा मांगा है। पर्यटन औद्योगिक पैमाने पर ये बांटे जाएंगे और यहाँ का विकास जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। सीमावर्ती जिलों के विकास पर अब कदम जो है वो उठाया जा रहा है। ब्रांड के तौर पर विकसित होंगे ये जिले और इसी के तहत ये बड़ा फैसला प्रशासन से सीएम योगी ने ब्यौरा मांगा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पर्यटन औद्योगिक पैमाने पर ये बांटे जाएंगे सीमावर्ती जिले, जिन्हें अब विकास के कदम पर आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि ब्रांड के तौर पर विकसित होंगे ये जिले। बड़ी खबर, प्रशासन से सीएम योगी ने इसका पूरा ब्यौरा मांगा है। पर्यटन और औद्योगिक पैमाने पर ये बांटे जाएंगे। सीमावर्ती जिलों के विकास पर कदम जो है वो यहां पर बढ़ाया गया है और इस बीच ब्रांड के तौर पर विकसित होंगे ये जिले। तो प्रशासन से सीएम योगी ने ब्यौरा मांगा है ताकि पर्यटन और औद्योगिक पैमाने पर बांटे जाएंगे ये सीमावर्ती जिले और यहां पर विकास के लिए जो कदम है वो आगे बढ़ाए जाएंगे ताकि ब्रांड के तौर पर इन जिलों को विकसित किया जा सके। प्रशासन से सीएम योगी ने पूरा ब्यौरा मांगा है। तो पर्यटन और औद्योगिक पैमाने पर ये जिले जो हैं वो बांटे जाएंगे। सीमावर्ती जिलों के विकास पर कदम बढ़ाया गया है यूपी सरकार की तरफ से। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद पहली बार आज मदरसा संचालकों का सम्मेलन हुआ। दारुल उलूम देवबंद की रशीदिया मस्जिद में देश भर से
4500 मदरसा संचालक पहुंचे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अशरद मदनी ने कहा कि सरकार ने यूपी में मदरसों का सर्वे कराया है, जो उनका अधिकार है, लेकिन हमें मदरसा चलाने के लिए किसी भी दान और सहयोग की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को हम गुलाम नहीं बनाना चाहते, इसीलिए हम किसी भी सरकारी मदद को स्वीकार नहीं करना चाहते। यदि हम सरकारी मदद लेंगे तो हमारे ऊपर सरकार के नियम थोपे जाएंगे। सर्वे जो करवाया है उसका सर्वे में भी बेहतरीन अंदाज मिला है और जितने अधिकारी मदरसों में गए हैं वो बिल्कुल संतुष्ट है और मदरसों से साफ सफाई से तालीम से सबसे बिल्कुल संतुष्ट होकर आए हैं और सब अधिकारी ये कह रहे हैं कि इनका निज़ाम बहुत बेहतर है, स्कूलों से भी बेहतरीन निज़ाम मदरसों का है। और हम राजस्थान ज़िला सीकर से आए हैं और हमारे मदरसों का भी बहुत बेहतरीन निज़ाम है और दुनियावी और दीनी तालीम दोनों से आरास्ता है, ताकि हिंदुस्तान की तरक्की में ये हमारे उलमा और ये हुफ़ाज़ इकराम तमाम के बराबर के शरीक हो और हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे मदरसा वाले। उधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के जनसंपर्क कार्यालय पर दरअसल आज जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहाड़ी विकास खंड के ग्राम प्रधान पहुंचे, जहां पर उन्होंने खंड विकास अधिकारी पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया और कहा कि वे अपने निजी व्यक्तियों के माध्यम से किसी भी कार्य की बात करने पर धन उगाही कर रहे हैं और उनके लोगों को जाति सूचक शब्दों से पुकार कर अपमानित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वे अपनी पत्नी को चुनार के अधिकारी बताकर लोगों को धमकी भी देते रहते हैं। ग्राम प्रधान संघ के प्रभारी जिला अध्यक्ष ने बताया कि मंत्री अनुप्रिया ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक बार फिर से लखीमपुर खीरी में पुलिस शर्मसार हुई है, जहां पर टांडा गांव में अवैध शराब के नाम पर पुलिस वसूली करने पहुंची थी। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सिविल वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया और पुलिस आरक्षियों की जमकर पिटाई की। चारों पुलिसकर्मी निघासन थाना की पड़ुआ चौकी में तैनात बताए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम से महायज्ञ के लिए कलश यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें कि ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अच्युतानंद शास्त्री जी महाराज के निर्माण दिवस के अवसर पर 30वें भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन, श्रीमद् भागवत और शतचंडी महायज्ञ सहित सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर विशाल कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के माध्यम से नगर भ्रमण किया और क्षेत्र की 51 कन्याओं का कन्यादान भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। यह कार्यक्रम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज शास्त्री जी की 30वें निर्माण तिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामल्लेश्वर आचार्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज जी की अध्यक्षता में लगातार 30 वर्षों से चल रहा है। और ये कार्यक्रम जहां देश के कोने कोने के लोगों का सहयोग रहता, वहीं हमारे मुक्ता नगर के लोगों का असीम अनुकंपा या असीम प्यार मेरे प्रति है, आश्रम के प्रति है। आप देख रहे होंगे कि 1:30 बजे की यात्रा निकली और अभी मैं समय नहीं देख पाई क्या वजह है। पूरे नगर में इस तरह से नगर वासियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया, कलश यात्रा का। उधर सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर से शहर विधायक आजम खान को हेट स्पीच मामले में अदालत से 3 साल की सजा मिल चुकी है, जिसके बाद उनकी विदायगी रद्द हो गई है। इसी को लेकर अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि कानून ने अपना काम किया है, लेकिन सजा का ये पैमाना सबके लिए ही बराबर होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर 10 बार वो यहाँ से विधायक चुनकर आए हैं तो यकीनन आवाम का एतमाद उन्हें हासिल होगा। 10 बार मेरे ख्याल से बहुत कम लोग चुनकर आए होंगे पूरे मुल्क में, अगर देखा जाए। अब उन्होंने भाषण क्या दिया है वो मैंने सुना नहीं, तो उस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। इस मुल्क की अदालतें खुली हुई हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है
तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सबको इंसाफ मिलता है। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी देहरादून से आ रही है, आपको बता दें जहां पर रेंजर्स ग्राउंड में होगी लोक विरासत। 5 और 6 नवंबर को होगी लोक विरासत। सीएम धामी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। लोक संगीत की भी प्रस्तुति यहां पर की जाएगी और रोगियों को उचित दरों पर इलाज जो है वो करवाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, लोक संगीत की भी प्रस्तुति जो है वो की जाएगी, तो रोगियों को उचित दरों पर इलाज जो है वो होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रेंजर ग्राउंड में होगी लोक विरासत। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 5 और 6 नवंबर को लोक विरासत जो है वो यहां पर आयोजित हो रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो करेंगे। इस मौके पर लोक संगीत की भी प्रस्तुति जो है होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के सत्र को लेकर बैठक। ऋतु खंडूरी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधानसभा सत्र कहां हो, इस पर चर्चा की जाएगी। तो 9 नवंबर से के बाद से ये सत्र होगा। ऋतु खंडूरी का बयान इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 9 नवंबर के बाद होगा सत्र। अजीत कंबोज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, विधानसभा सत्र को लेकर आज बैठक होने जा रही है, सर्वदलीय बैठक। बिल्कुल अंजलि, अगर उत्तराखंड विधानसभा की बात की जाए तो आगामी माह में शीतकालीन सत्र होना है और इसको लेकर विधानसभा की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन जिस तरह से अब खुद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक यहाँ पर आहुत की गई है, जो अब से कुछ ही देर बाद दोपहर बाद 3 बजे होगी। इस बैठक के माध्यम से ये तय किया जाएगा कि शीतकालीन सत्र राजधानी देहरादून में आयोजित होगा या फिर गैरसैंण में। हालांकि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको घोषित किया गया है और सरकार ने तय भी किया था कि हर साल बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा, लेकिन पिछले 2 सालों से गैरसैंण में कोई भी सत्र आयोजित नहीं किया गया है। तो ऐसे में विपक्ष और आम जनता इस बात को उठाने लगी थी, गैरसैंण का निर्माण किस लिए किया गया था, क्यों इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। वहीं अब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक दोपहर बाद आयोजित की गई है, तो इसमें कार्यक्रम तय होगा कि सत्र गैरसैंण में आयोजित होना है या फिर देहरादून में। हालांकि विपक्ष पहले ही गैरसैंण को लेकर मांग कर रहा है कि सत्र गैरसैंण में आयोजित हो, लेकिन अब ये सर्वदलीय बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि इसका स्थान क्या होगा। जी अजीत, क्योंकि इस बार क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर सदन में देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, अगर सदन की बात की जाए तो सीधे तौर पर विपक्ष हमला करना तय माना जा रहा है, क्योंकि UP-SSS की भर्ती घोटाला हो, विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला हो या फिर अंकिता हत्याकांड की बात हो, ये तमाम बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उठे हैं और सीधे तौर पर सरकार इसमें कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आई है। ऐसे में अब विपक्ष सीधे तौर पर सत्र के दौरान सड़क से लेकर सत्र तक संघर्ष करने की बात कर रहा है। सीधे तौर पर सरकार से सवाल है कि सदन में तो आपको जवाब देना ही होगा कि इन मुद्दों को लेकर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि आपने अंकिता हत्याकांड में सीधे तौर पर SIT का गठन किया, UP-SSS में STF लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकार का रुख क्या है, इसमें किस तरह की कड़ी कार्रवाई वो और करने जा रही है। तो तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष ने की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कंबोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो 9 नवंबर के बाद होगा सत्र, आपको बता दें, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई गई है विधानसभा सत्र को लेकर। ये सर्वदलीय बैठक, ऋतु खंडूरी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र कहां हो, इस पर चर्चा की जाएगी। तो छठ का महापर्व सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया है और भोर से ही 4 दिन का कठिन व्रत करने वाली महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ घाट और कुंड पर पहुंची। इस अवसर पर महिलाओं ने छठी मैया से पुत्र, पति और परिवार की खुशहाली की कामना की। 4 दिन तक चले छठ महापर्व के अंतिम दिन नदी के तटों और कुंड पर व्रती महिलाओं के साथ साथ परिवार और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ के साथ व्रती महिलाओं ने कठिन निराजल छठ व्रत को पूरा किया। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डुमरियागंज, गोरखपुर, बाराबंकी, वाराणसी की, जहां पर छठ महापर्व के आयोजन के साथ ही आज उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रतियों ने अपना जो व्रत है वो संपन्न किया पूरे परिवार के साथ।